बनारस की सर्द सुबह थी। गंगा किनारे हल्की धुंध फैली हुई थी और घाटों पर सिर्फ संतों के मंत्र और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में आदित्य वर्मा अपनी चाय की चुस्की के साथ लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था। उसके सामने स्क्रीन पर कई पुराने स्कैन किए हुए दस्तावेज खुले थे। कुछ जमाने के अंग्रेजी अफसरों की डायरी, कुछ स्थानीय रिपोर्ट और एक नक्शा जिस पर लाल स्याही से एक नाम उभरा हुआ था, तामसी हवेली, उत्तर प्रदेश के किसी गुमनाम गांव की छुपी हुई दास्तान। आदित्य एक खोजी पत्रकार था जिसने पिछले 1 साल से भारत की सबसे रहस्यमयी जगह नामक एक यूट्यूब सीरीज शुरू की थी। उसका चैनल तेजी से मशहूर हो रहा था, लेकिन अब उसे किसी ऐसी कहानी की तलाश थी जो सिर्फ डरावनी न हो बल्कि लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। डायरी के एक पन्ने ने उसकी सांसें थाम दी। सितंबर 1855। हमने जो किया वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो औरत तामसी, वो अब भी वहां है, जिंदा नहीं पर मरी भी नहीं। हमने उसे दफनाया नहीं बल्कि दीवारों में बंद कर दिया और अब हवेली सांस लेती है। कैप्टन जॉन एवरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आदित्य ने खुद को पीठ पर झटका दिया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं लग रही थी बल्कि किसी की चीखों का दस्तावेज थी। उसी समय उसके कमरे में उसकी मंगेतर अन्विता सिंह दाखिल हुई, एक इतिहास की रिसर्चर जिसकी विशेषज्ञता पुराने राजवंशों और लोक कथाओं में थी। फिर से कोई भूतिया डायरी पढ़ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अन्विता, ये मजाक की बात नहीं है, देखो ये पेज। एक अंग्रेज अफसर ने अपनी डायरी में लिखा है कि उन्होंने एक औरत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसका नाम था तामसी और हवेली अब भी खड़ी है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में। अन्विता ने ध्यान से पढ़ा और फिर बारीकी से नक्शा देखा। ये गांव, ये मेरे पापा की किताब में भी था। तामसी एक राजघराने की रानी का नाम था। वो अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ी थी। बाद में उसे देशद्रोही कहा गया, लेकिन उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। शायद सच में कोई साजिश हुई थी। आदित्य की आंखों में चमक थी। हमें वहां जाना होगा, कैमरा, रिकॉर्डिंग सेटअप, सब कुछ लेकर। ये कहानी दुनिया को दिखानी चाहिए। क्या तुम सच में किसी आत्मा से मिलने को तैयार हो? अन्विता ने हल्के डर से पूछा। अगर वो सच है तो हाँ, मुझे उसका सच सुनना है। बनारस से तामसी की ओर 2 दिन बाद दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन से उन्हें सबसे पास का स्टेशन मिला, भदोही। वहां से टैक्सी से उन्हें उस गुमनाम गांव तक जाना था। रास्ते में ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने जब तामसी गांव का नाम सुना तो एक झटके से ब्रेक मार दिया। साहिब, वहां तो कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को वहां औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। आदित्य ने पैसे दुगने कर दिए, तब जाकर ड्राइवर मान गया। जैसे जैसे गाड़ी गांव की ओर बढ़ी, रास्ते वीरान होते गए। पक्की सड़कें ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों में बदल गईं। चारों तरफ सिर्फ सूखे पेड़, जली हुई जमीन और एक अजीब सी शांति। औनवम, तामसी गांव की सीमा। जब वे गांव के गेट पर पहुंचे तो वहां एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती लगी थी। तामसी, यहाँ समय रुक जाता है। गांव में घुसते ही आदित्य और अन्विता को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने अचानक फूंक मारी हो। गांव में घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां अध खुली और बुजुर्ग लोग दूर से छिपकर उन्हें देख रहे थे। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी जहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। रघुवीर सिंह, गांव का मुखिया। आप तामसी हवेली देखना चाहते हैं? उसने बिना सवाल पूछे ही कहा, जैसे वो पहले से जानता हो। हाँ, हम पत्रकार हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आदित्य बोला। तो सुनो, वहां मत जाना। वहां अब भी रानी रहती है, उसे चैन नहीं है, और जिनकी आत्मा को शांति ना मिले वो इंसान नहीं रहती, वो श्राप बन जाती है। अन्विता ने घबराकर आदित्य की ओर देखा, लेकिन वो पहले से ही तैयार था। हमें वहां जाना ही होगा। रघुवीर सिंह ने बस एक बात कही, अगर अंदर गए तो लौटने का रास्ता सिर्फ हवेली तय करेगी। ये शब्द रघुवीर सिंह के होठों से निकले थे और उनके साथ ही हवा एकाएक भारी लगने लगी थी। आदित्य ने रघुवीर सिंह की आंखों में देखा। वहां कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन एक अनुभव, एक ऐसा डर जो सालों तक चुपचाप उसके सीने में जिंदा रहा होगा। अन्विता ने धीरे से आदित्य के कान में फुसफुसाया, क्या तुम देख रहे हो? गांव के लोग हमें अंदर से झांक रहे हैं, मगर कोई सामने नहीं आ रहा। सचमुच कई खिड़कियों में झिलमिल पर्दे हिल रहे थे।
कुछ चेहरे अचानक दिखाई देकर फिर गायब हो जाते। ये कोई सामान्य गांव नहीं था, ये गांव जिंदा था, लेकिन जिंदा लोगों से नहीं, कहानियों और भूतों से। रघुवीर सिंह ने एक लंबी सांस ली और खांसते हुए बोला, अगर तुम दोनों हवेली जाना ही चाहते हो तो पहले गांव को समझो। हवेली कोई अलग इमारत नहीं, वो इस गांव की आत्मा है। जितना तुम गांव को समझोगे उतना उसके श्राप को महसूस कर पाओगे। उसने अपने पोते को इशारा किया कि वो दोनों को गांव ने एक छोटा सा कमरा दिखा दे, पुराना सराय जो अब यात्रियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, मगर आदित्य और अन्विता के लिए यही रहने का एकमात्र विकल्प था। सराय का कमरा। सराय के कमरे की हालत किसी खंडहर से कम नहीं थी। मिट्टी की दीवारों पर दरारें थीं, छत से मकड़ी के जाले झूल रहे थे और जमीन पर धूल की परत जमी थी। लेकिन आदित्य ने वहां भी अपना कैमरा सेट करना शुरू कर दिया। हमें हर पल रिकॉर्ड करना है, अगर कुछ होता है तो ये सबूत बनेगा, उसने कहा। अन्विता खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने देखा गांव के लोग अब भी दूर से उन्हें देख रहे हैं, जैसे वे इंसान नहीं, अजनबी आत्माएं हों जो इस जमीन पर कुछ भूल गई हों। रात को जब दोनों खाना खाने बैठने ही वाले थे, दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, माथे पर गहरा लाल टीका और आंखों में डर नहीं, बल्कि जैसे किसी ने देखा हो कि मृत्यु कैसे आती है। मैं सुधा चाची हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम लोग उस हवेली के बारे में जानने आए हो ना? आदित्य और अन्विता दोनों चौंक गए। उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हारा आना यूं ही नहीं हुआ। रानी तामसी ने तुम्हें बुलाया है, और जो वो बुलाती है वो या तो उसे मुक्त करते हैं या उसकी कैद बन जाते हैं। सुधा चाची ने एक पुराना लिफाफा निकाला और आदित्य को दिया। उसमें एक जली हुई तस्वीर थी, रानी तामसी की। आधी तस्वीर काली हो चुकी थी और आंखों के हिस्से पर किसी ने खून से एक्स बना दिया था। रात को खिड़की मत खोलना, चाची ने चेतावनी दी। अगर तुम्हें कोई बच्चा पुकारे तो जवाब मत देना। वो बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। पहली रात का डर। रात गहराई और गांव एकदम शांत हो गया। न जानवरों की आवाजें, न कीड़ों की, बस एक भारी सन्नाटा जो कानों को चुभने लगा था। करीब आधी रात को सराय के कमरे की खिड़की पर धीरे से कुछ खरोचने की आवाज आई। अन्विता कांप उठी। उसने धीरे से आदित्य को जगाया। कोई खिड़की के बाहर है, उसने धीरे से कहा। दोनों ने कैमरे का नाइट मोड चालू किया और खिड़की की ओर कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर कुछ धुंधला दिखा, एक छोटी परछाई जो खिड़की के पास खड़ी थी और अचानक गायब हो गई। अगली सुबह होते ही दोनों बाहर निकले, लेकिन गांव की गलियां फिर से वैसी ही थीं, सुनसान मगर देखती हुई। अब आदित्य और अन्विता को यकीन हो चला था, ये गांव केवल भूमि नहीं है, ये एक जीवित दहशत है। रघुवीर सिंह ने उन्हें बुलवाया। तुमने अब तक जो देखा वो सिर्फ परछाइयां थीं। अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो तो हवेली का पहला दरवाजा पार करना होगा। रघुवीर सिंह की ये बात हवा में एक चेतावनी की तरह तैर गई। अन्विता ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। शब्दों से ज्यादा अब हवेली बोलने वाली थी। आओ, हवेली की ओर चलते हैं। गांव की गलियों में उतरते अंधेरे और गहराते सन्नाटे के बीच रघुवीर सिंह ने एक पुराना लालटेन उठाया। तुम दोनों तैयार हो? उसने बिना पीछे देखे पूछा। हाँ, आदित्य ने संक्षेप में कहा, कैमरा कसकर थामते हुए। तीनों धीरे धीरे तामसी हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कोई जानवर, कोई आवाज नहीं थी। हर घर की खिड़की बंद और दरवाजों के पीछे अंधेरा, जैसे गांव खुद नहीं चाहता कि हवेली तक कोई पहुंचे। रास्ते भर रघुवीर कुछ नहीं बोला। बस जब हवेली का बाहरी गेट दिखा तो उसके कदम एक क्षण को थमे। तामसी हवेली गांव के छोर पर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी में उसका आकार ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जानवर अंधेरे में छिपकर ताक रहा हो। चारों ओर उगे आए नीम और कंटीले पेड़ हवेली को घेर रहे थे। पुराने पत्थर टूट चुके थे, छत का एक हिस्सा ढह चुका था, लेकिन बीच में एक दरवाजा अब भी सलामत था। दरवाजा जो तामसी रानी की आत्मा का पहरेदार था। तभी क्रीं, दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। रघुवीर पीछे हट गया। अब अंदर तुम दोनों को ही जाना होगा। हवेली को तुम्हारी जरूरत है, या शायद वो तुम्हें चाहती है। जैसे ही आदित्य और अन्विता ने अंदर कदम रखा, हवा बदल गई। बाहर की ठंडक अब अंदर की सीलन में बदल गई और एक अजीब सी गंध,
जैसे सड़े हुए फूलों, राख और पुराने लहू का मिश्रण। हॉल में बिखरे पड़े फर्नीचर, जले हुए पर्दे और धूल की मोटी परत, लेकिन उनमें सबसे डरावना था दीवारों की चुप्पी। हर दीवार पर लटकते चित्र, सिर्फ एक ही चेहरे के, रानी तामसी के। लेकिन हर चित्र में उसकी आंखें बदलती हुई प्रतीत होती थीं। एक चित्र में वे नम, दूसरे में वे क्रोधित और एक में पूरी तरह काली। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। अचानक स्क्रीन पर एक हल्की परछाई दिखाई दी। एक स्त्री आकृति, साड़ी में, जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। तुमने देखा? आदित्य ने अन्विता से पूछा। मैंने महसूस किया। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं, जहां रानी का शयन कक्ष था, लेकिन हवेली की फिजा ने उन्हें नीचे की ओर खींचा। एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से खरोच रहा हो, उन्हें हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले गई। वहां फर्श पर एक पत्थर हिला हुआ था। आदित्य ने उसे हटाया। नीचे एक गुप्त सीढ़ी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, तहखाना। यहाँ कुछ बंद किया गया है, अन्विता बोली। या कोई अब भी बंद है, आदित्य ने धीमे से कहा। सीढ़ियां अंधेरे में उतरती जा रही थीं। हवा अब भारी और चिपचिपी हो गई थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दीवारों से कुछ लाल लकीरें बहती दिखीं। दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, छटपटाते हुए। एक कोने में एक छोटी संदूक रखी थी, जिसके चारों ओर राख का घेरा बना था। आदित्य ने संदूक खोला और भीतर रखी थी एक जली हुई डायरी, एक बालों की चोटी और एक लाल मोती की माला। तभी दीवार से एक आवाज गूंजी। मेरे गले में वो माला थी जब मुझे जिंदा चुनवाया गया था। डायरी की पहली पंक्ति। आदित्य ने डायरी खोली। पहला पन्ना खून से सना था, लेकिन एक पंक्ति अब भी पढ़ी जा सकती थी। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझ लेना, मैं अब भी यही हूँ और तुम्हारी सांसें अब मेरी हैं। तामसी। उस आखिरी वाक्य के साथ ही अंधेरे तहखाने में जैसे सन्नाटा चटक गया। अन्विता ने चौंक कर डायरी को बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ की हवा अब सामान्य नहीं रही, वो जीवित लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श पर लकीरें खिसक रही थीं और मटमैली धूल एक आकृति में बदल रही थी। आदित्य ने घबराकर अपना कैमरा उठाया, उसका नाइट विजन ऑन किया। लेंस के जरिए उन्हें दिखा एक महिला की आकृति, लाल साड़ी में, मगर चेहरा राख जैसे झुलसा हुआ। वो दीवार से निकलकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका मुंह नहीं था, मगर आंखें थीं, जलती हुई आंखें। अन्विता की जेब में रखी लाल मोतियों की माला अचानक गर्म हो गई। उसी पल एक मासूम सी आवाज़ हवा में गूंजी। माँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे ठंड लग रही है, लेकिन ये मासूमियत कृत्रिम लग रही थी। तुम मेरा सच नहीं समझ सकते। एक औरत की गूंजती हुई टूटी हुई आवाज़। हवेली की दीवारों से काला तरल रिसने लगा, जैसे किसी ने ताज़े जख्म खोले हों। आदित्य ने कैमरा उठाया और अन्विता का हाथ पकड़कर ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। उनके पीछे भारी सांसों की आवाज़ें आ रही थीं और हर कदम पर हवेली का फर्श जैसे उन्हें निगलने को तैयार है। जब वे दोनों अंततः हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, सूरज की रोशनी अचानक चुभने लगी, लेकिन बाहर भी सन्नाटा था। वो दिन था, पर हवा में रात की गंध थी। गांव के बाहर की झोंपड़ी में रघुवीर सिंह पहले से इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुमने देख लिया, वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो माँ है, और माँ जब रोती है तो जमीन कांपती है। अन्विता ने पूछा, उसका बच्चा कहाँ है? रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। तामसी का बच्चा कभी बाहर नहीं आया। वो अब भी हवेली में है, लेकिन शायद बच्चा नहीं रहा। रघुवीर ने उन्हें गांव की सबसे बुजुर्ग महिला सुधा चाची के पास भेजा। अगर कोई है जो तामसी की कहानी को पूरा जानता है तो वो वही है। लेकिन सावधान रहो, वो खुद भी अब आधी इंसान आधी शाया बन चुकी हैं। रात फिर भारी हो गई। उस रात जब आदित्य और अन्विता गांव की सराय में रुके थे, तभी खिड़की के बाहर से एक लोरी की धुन सुनाई दी। नहीं तो मैं चलूंगा, मैं माँ की गोद में, अगर वो ना आई तो कोई और सही। लोरी की आवाज अब भी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। आदित्य ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, न बच्चा न शाया, लेकिन हवा में थी एक ठंडी चेतावनी। सुबह होते ही आदित्य और अन्विता सीधे सुधा चाची के घर पहुंचे। वो पहले से बाहर बैठी थी, जैसे किसी को आने की आहट पहले ही मिल गई हो। तुम हवेली के उस कमरे तक पहुंच चुके हो, अब जो जानोगे वो तुम्हें बदल देगा, सुधा चाची ने कांपती हुई आवाज में कहा। राजा माधवराव ने एक युद्ध के समय तामसी को तलाक दे दिया था, पर जब वो लौटे तब तक तामसी गर्भवती थी। शक हुआ कि बच्चा किसी और का है। राजा ने पंचायत बुलवाई,
बिना किसी प्रमाण के उन्हें हवेली के नीचे के तहखाने में जिंदा दफना दिया गया, माँ और नवजात को साथ। लेकिन कुछ गलत हुआ। सुधा चाची ने सिर झुकाया। तामसी की आत्मा तो जाग गई, पर वो बच्चा, वो मरकर आत्मा नहीं बना, उसने कुछ और बनकर जन्म लिया। अधूरी सांसों वाला, अधूरी आत्मा वाला। वो अब इंसान नहीं है, वो छाया शिशु है। एक ऐसा अस्तित्व जो माँ की मौत की चीख के साथ पैदा हुआ हो, जो पूरी जिंदगी सिर्फ माँ को पुकारे। रघुवीर सिंह फिर से आए। हवेली में एक दरबार कक्ष है, जहाँ राजा ने तामसी को अंतिम बार देखा था। वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं खत्म होगा। लेकिन उस कमरे में कोई कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। फिर भी आदित्य और अन्विता ने जाने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही पूरा वातावरण बदल गया। कमरे खुद को खोलते और बंद करते जा रहे थे। एक दीवार पर लिखा था, जो माँ का दर्द नहीं समझेगा वो छाया में घुल जाएगा। वो दरवाज़ा सामने था, बड़ा, लोहे का, काले निशानों से जला हुआ। जैसे ही आदित्य ने उसे छुआ, पूरी हवेली कांप उठी। दरवाज़ा खुलते ही चारों तरफ लाल रंग की धुंध भर गई। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था और उस पर बैठा था एक धुंधला बच्चा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी तामसी की डायरी में वर्णित थी, सुनहरी मगर बुझी हुई। माँ, तुम क्यों नहीं आई? तुमने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? अब तो कोई आ जाए, कोई मेरी माँ बन जाए। उसने अपनी झुकी उंगली से अन्विता की ओर इशारा किया। तू? अचानक पूरे कमरे में काले हाथ दीवारों से निकलने लगे। सुधा चाची की बात सच थी। छाया शिशु माँ नहीं चाहता, वो सिर्फ उसकी जगह भरना चाहता है। और जो एक बार उसकी माँ बन गई, वो फिर इंसान नहीं रहती। अन्विता के हाथों से खून टपकने लगा। उसने देखा, उसकी हथेली पर तामसी का नाम खुद ब खुद उभर रहा था। आदित्य ने झूले की तरफ भागकर कैमरे की फ्लैशलाइट सीधे बच्चे की आंखों में मारी। छाया शिशु चीखा, आवाज इतनी तीव्र थी कि कांच फट गया। हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी। लेकिन तभी तामसी की आत्मा प्रकट हुई। उसने छाया शिशु को अपनी गोद में लिया। अब हम दोनों मुक्त होंगे। एक तेज प्रकाश फैला और हवेली अंधेरे से उजाले में डूब गई। अंततः शांति। जब सब शांत हुआ तो दरबार कक्ष खाली था। झूला भी नहीं था, छाया भी नहीं, सिर्फ एक सफेद माला रखी थी फर्श पर। गांव फिर से जीवित लग रहा था। लोगों के चेहरे पर डर की परछाइयां अब हल्की थीं। रघुवीर सिंह बोले, तुमने उसे उसकी माँ दे दी, अब वो किसी को नहीं बुलाएगा। 2 दिन बाद आदित्य और अन्विता अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तामसी हवेली अब वीरान थी। गांव की हवा थोड़ी साफ लग रही थी। रघुवीर सिंह ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। अब ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी है, न श्राप न छाया। मगर जब आदित्य ने अपना बैग उठाया तो डायरी की एक पन्नी बाहर गिर गई। वो पन्नी तामसी की डायरी की आखिरी चिट्ठी थी, जिसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों, आदित्य को हवेली में तामसी रानी का आखिरी खत मिल चुका है। एक ऐसा खत जिसमें उसकी मौत का असली राज छुपा है, जिसमें उसने खुद लिखा है कि असल में उसकी जान किसने ली थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि तामसी रानी के साथ असल में क्या हुआ? क्या लिखा था उस आखिरी खत में? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमें सच जानना है। और अगले पार्ट में मैं आपको वो पूरा राज बताऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जो सच आने वाला है वो आपकी रूह तक हिला देगा।